दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थ्रिलर सीरीज आई विल फाइंड यू के आखिरी 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कहानी में गजब का सस्पेंस है और बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है। इस कहानी में एक पिता अपने बेटे के मर्डर के इल्जाम में सजा काट रहा होता है, लेकिन सजा काटने के 5 साल के बाद उसे पता चलता है कि जिस बेटे को मारने के जुर्म में उसे जेल में डाला गया था वो बेटा तो जिंदा है। अब आगे कहानी में क्या क्या होता है ये तो हमने सीजन 1 में देखा, मगर एंड में क्या होगा? क्या एक पिता अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ पाएगा? चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कहानी अब 5 साल पहले जेनेवा स्विट्जरलैंड में जाती है। वहाँ एक घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात होती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव म्यूलर पहुँचते हैं। घर के अंदर पहले से ही एक और फीमेल डिटेक्टिव मौजूद होती है। उस घर में रहने वाले एक शादीशुदा कपल नेथन और ब्रिजेट की बॉडी मिलती है, जिनकी उम्र महज 24 साल थी। पुलिस को वहाँ उनके ड्रग डीलिंग के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। छानबीन के दौरान डिटेक्टिव म्यूलर वहाँ एक कैबिनेट खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर छुपा हुआ एक छोटा बच्चा मिलता है। वो उस मासूम बच्चे मार्टिन को अनाथालय छोड़ने के लिए ले जाते हैं। बच्चे को वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन डिटेक्टिव म्यूलर उसे प्यार से समझाते हैं कि तुम वहां अच्छे से रहना और सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी पूरे 5 साल बाद। एक रात जब डिटेक्टिव म्यूलर अपना काम खत्म करके घर जाने वाले होते हैं, तभी वही फीमेल डिटेक्टिव आकर बताती है कि मार्टिन को अनाथालय से गायब हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। वो उन्हें दिखाती है कि अभी अभी इंटरपोल से एक मैसेज आया जो बॉस्टन के FBI फील्ड ऑफिस से भेजा गया है। उस डॉक्यूमेंट में डेविड के बेटे मैथ्यू की पूरी जानकारी थी। डिटेक्टिव म्यूलर को याद आता है कि उस अनाथालय को चलाने वाला परिवार भी तो बॉस्टन से ही था। डिटेक्टिव तुरंत मार्टिन का मिसिंग पोस्टर निकालते हैं और गौर करते हैं कि दोनों बच्चों की कद काठी और शक्ल बिल्कुल एक जैसी है और दोनों के लापता होने का वक्त भी लगभग एक ही है। इसके बाद हम वापस डेविड को देखते हैं। वो अपने छुपने के लिए एक दुकान से नई टोपी खरीदता है, मतलब चुरा लेता है। बाहर आकर वो न्यूज़पेपर में अपने खिलाफ छपा एक आर्टिकल देखता है जिससे लिखने वाला एडिटर दोस्त जिम था। रेचल तुरंत जिम को फोन करके बहुत डांटती है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, तरक्की के लिए इस दर्दनाक स्टोरी को कवर कर रहा था, क्योंकि उसे अपने अखबार के लिए बस एक चटपटा मसाला चाहिए था। रेचल को अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने मदद के लिए जिम का दरवाजा खटखटाया। इधर FBI हेडक्वार्टर में सारा अपने सीनियर जूलिया को बताती है कि डेविड को लगता है कि उसका बेटा जिंदा है। काइल ने भी यही बात कही थी और हमारे पास अम्यूजमेंट पार्क की एक फोटो भी है जिसमें दिख रहे बच्चे के गाल पर बिल्कुल वैसा ही बर्थ मार्क था। अगर इस पूरे खेल में निकी फिशर शामिल है तो ये बात साफ समझ आती है कि डेविड भागकर न्यूयॉर्क से सीधे बॉस्टन क्यों आया होगा, जबकि काइल ने अपने लिए एक महंगा वकील कर लिया है, इसलिए अब कानूनी तौर पर उससे कोई भी सबूत निकलवाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन सारा के पास एक शातिर आइडिया है। वो मैक्स से पूछती है, क्या आपको मर्फी का केस याद है? जूलियाना हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैक्स बताता है, सारा असल में काइल को चारा बनाना चाहती है, यानी कि हमें उसे अब खुला छोड़ना होगा। जूलिया चेतावनी देती है कि इस प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। क्या होगा अगर बाहर आने के बाद उसने किसी और का कत्ल कर दिया तो? मगर सारा इस केस को सुलझाने के लिए कोई भी रिस्क लेने को पूरी तरह तैयार थी। उधर हेडन अपनी अमीर माँ गर्ट्रूड से मिलता है। वो सीधे सीधे अपने बेटे से पूछ लेती है, न्यूयॉर्क में सब कुछ कैसा रहा? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुम फिर से उस मुसीबत की जड़ लड़की से मिलने लगे हो। गर्ट्रूड अपने बेटे को समझाती है, उस लड़की की तो जिंदगी पूरी तरह खत्म हो ही चुकी है, इसलिए तुम उससे थोड़ा दूर रहो। हेडन साफ कह देता है, मैं बस एक दोस्त के नाते उसकी मदद कर रहा था, अब बात खत्म। तब गर्ट्रूड एक और भयंकर खुलासा करते हुए कहती है, FBI को न्यूयॉर्क में एक बंदूक मिली है और वो बंदूक तुम्हारी है जो तुमने डेविड को थमा दी। तुम इस केस में बुरी तरह फंसने वाले हो क्योंकि तुम एक भागे हुए मुजरिम की मदद कर रहे थे। गर्ट्रूड अपने बेटे से वादा करती है कि वो किसी भी तरह उसे बचा तो लेगी, लेकिन सारा इल्जाम रेचल के सिर पर डाल देगी। बॉस्टन पहुंचकर डेविड और रेचल एक पुराने बंद पड़े घर के आंगन में बनी एक गुप्त टनल के रास्ते सीधे अपने पुराने घर के अंदर पहुंच जाते हैं। डेविड बचपन में वहां खेला करता था, इसलिए उसे उस सुरंग के बारे में अच्छा से पता था। घर आते ही उन्हें वहां पर सोफी मिल जाती है। सोफी रोते हुए बताती है कि वो लेनी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वहां वो नहीं था। वो कहती है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आज से ठीक 6 महीने पहले लेनी को कोलोन कैंसर डायग्नोज हुआ था। ये सुनकर डेविड थोड़ा घबरा जाता है। तभी सोफी कहती है, मुझे तुम दोनों को कुछ बहुत जरूरी चीज दिखानी है। दूसरी तरफ मैक्स और सारा गाड़ी में बैठकर इस पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैक्स सोचने लगता है कि अगर डेविड का बेटा मैथ्यू
सच में जिंदा है तो फिर 5 साल पहले जिस बच्चे को मारकर दफनाया गया था आखिर वो बॉडी किसकी थी। सारा कहती है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी। सारा के मन में अब खुद के सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वो अपने पापा मैक्स से पूछती है, क्या आपको कभी किसी मुजरिम को पकड़ने के बाद ऐसा लगा कि वो बेकसूर हो सकता है? मैक्स बोलता है, हम सिर्फ पुलिस वाले हैं, हमारा काम पकड़ना है, सजा देना कोर्ट का काम है। फिर वो अपनी पुरानी यादों से एक कहानी बताने लगता है। एक क्रिमिनल था चार्ली डेन, जिसने एक लॉन्ड्री की दुकान लूटी और ओनर को जान से मार दिया। वो भागा और पकड़ा गया जेल जाते वक्त, और जेल के अंदर वो हमेशा बिल्कुल शांत रहा, जबकि बाकी कैदी तो चिल्लाते रहते थे। और पूरे 15 साल के बाद जब उसका दोबारा डीएनए टेस्ट हुआ तो वो पूरी तरह बेकसूर निकला। दूसरी तरफ घर पर सोफी रेचल और डेविड को वो सीक्रेट फाइल दिखाती है। वो बताती है कि फिलिप और लेनी पूरे दिन कोई ना कोई सबूत ढूंढने में लगे हुए थे ताकि पता चल सके कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था। सोफी बताती है, फाइल से पता चला कि जिस रात मैथ्यू का मर्डर हुआ था उस रात शेरिल को हॉस्पिटल बुलाने के लिए जो बस एक्सीडेंट का बहाना बनाया गया था वो पूरी तरह झूठ था। जिस आदमी ने कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर रोनाल्ड था। दोनों ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। रेचल सोचती है, रोनाल्ड तो इतना सीधा साधा अच्छा आदमी है, उसका तो आज तक ट्रैफिक चालान भी नहीं कटा, वो भला अंडरवर्ल्ड के निकी फिशर से कैसे मिला हो सकता है। तभी अचानक उनके घर पर मैक्स और सारा पहुंच जाते हैं। डेविड और रेचल तुरंत एक अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। सोफी बाहर आकर दरवाजा खोलती है और सीधे बोल देती है, लेनी अभी घर पर नहीं है और वो कब वापस आएंगे मुझे नहीं पता। मैक्स पूछता है, क्या हम अंदर आकर उनका इंतजार कर सकते हैं? सारा थोड़े कड़े लहजे में धमकाती है, अगर आप मना करेंगी तो हम सर्च वारंट लेकर भी अंदर आ सकते हैं। मजबूरन सोफी उन्हें अंदर आने देती है। सारा पूछती है, क्या डेविड से आपकी कोई बात हुई थी? सोफी सफेद झूठ बोल देती है, नहीं। तभी सारा की नजर टेबल पर रखी चीजों पर जाती है और उसे वो केस फाइल मिल जाती है जिस पर लियम फिशर का नाम लिखा हुआ था। उन दोनों ऑफिसर्स को तुरंत समझ आ जाता है कि लेनी अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए खुद तफ्तीश में लगा हुआ था। सोफी चिढ़कर पूछती है, तो क्या अपने बेटे के लिए सबूत ढूंढना कोई जुर्म है? मैक्स कहता है, अगर लेनी कानून से भागे हुए अपने मुजरिम बेटे से छुपकर मिल रहा है तो हाँ, ये एक जुर्म है, और अगर आप भी इन सब में उनकी मदद कर रही हैं तो आप भी उस जुर्म का हिस्सा हैं। तभी बाहर गली में एक आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। सोफी इमोशनल होकर उन्हें बता देती है, लेनी को कैंसर है और सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में उसका कीमोथेरेपी था। इसके बाद मैक्स और सारा वहां से चले जाते हैं। अलमारी से बाहर निकलकर दोनों आगे का प्लान सोचने लगते हैं। डेविड साफ कह देता है कि अब उसे जो भी करना है वो अकेले ही करेगा। रेचल तब तक सच्चाई का पता लगाने के लिए सीधे हॉस्पिटल के लिए निकलती है ताकि वो रोनाल्ड से आमने सामने बात कर सके कि उसने उस रात इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था। वहां डेविड अलमारी में छुपा हुआ एक गुप्त लॉकर खोलता है और अपनी पुरानी बंदूक बाहर निकालता है। उधर वार्डन का बेटा एडम अपने एक दोस्त की दुकान पर आता है। उसका दोस्त एडी अपनी दुकान बंद करके बाहर चला जाता है और एडम को अंदर अकेले जाने के लिए बोलता है। अंदर एडम को डेविड मिलता है। डेविड उसे बताता है, मुझे पक्का यकीन है मेरा बेटा मैथ्यू मरा नहीं है बल्कि वो निकी फिशर के कब्जे में है। एडम हैरान होता है और समझाता है, निकी फिशर एक खूंखार गैंगस्टर है, वो बड़े बड़े जुर्म करता है लेकिन छोटे बच्चों को किडनैप वो नहीं करता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन डेविड अपना मन बना चुका था, वो हर हाल में निकी फिशर को ढूंढना चाहता था। एडम बताता है, वो बुढ़ा अभी कहाँ छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता, बस 2-4 साल पहले अपने ग्रैंड सन के बैप्टिज्म के समय अपने कुछ खास बॉडीगार्ड के साथ वो एक चर्च में दिखा गया था। वैसे उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम लीना है और वो यहीं सामने वाले इलाके में रहती है। डेविड तुरंत लीना से मिलने जाने की बात करता है। एडम उसे रोकता है और समझाता है, लीना का अब अपने अपराधी पिता से कोई लेना देना नहीं है, वो अब खुद एक माँ बन चुकी है और अपने छोटे से परिवार के साथ खुश है। मगर डेविड उस बेकसूर लीना को ही अपना नया चारा बनाकर अपने बेटे का पता उगलवाना चाहता था। एडम उसे कहता है, मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं अपने सोर्सेस से पता लगा लेता हूँ कि निकी फिशर कहाँ छुपा हुआ है। इधर एजेंट सारा देव चोपड़ा को कॉल लगाती है। वो कहती है, तुम लियम फिशर के बारे में जो कुछ भी पता लगा सकते हो तुरंत लगाओ और फिर देखो कि आखिर फिशर परिवार, लेनी और डेविड का आपस में क्या कनेक्शन है। तभी मैक्स आकर लेटेस्ट अपडेट पूछता है। सारा बताती है, हमारा प्लान काम कर रहा है, काइल को रिहा कर दिया गया है और वो अब बॉस्टन पहुंच चुका है और शुक्र है कि उसने अब तक बाहर आकर कोई नया कत्ल नहीं किया। उधर दुकान के अंदर एडम फोन पर बात करने के बाद जैसे ही डेविड को ढूंढता है तो वो देखता है कि डेविड वहां से पहले ही जा चुका था। डेविड एक पार्सल वाला बनकर लीना के घर चला जाता है और जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। वो लीना को
पकड़ लेता है और बंदूक दिखाकर पूछता है, अपने पापा को फोन करो और पूछो मेरा बेटा कहाँ है। लीना अपने डैड निकी फिशर को कॉल लगाती है और डेविड की बात कराती है। निकी फोन पर डेविड को धमकी देता है, अपनी बंदूक नीचे कर लो, शायद तुम बच जाओ। लेकिन डेविड निकी से कहता है, फिलहाल अपनी बेटी की जान बचाने के बारे में सोचो, अपनी बेटी के बदले मेरा बेटा मुझे वापस दो। निकी उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। तभी वहां पर कायल भी बंदूक लेकर पहुंच जाता है, मगर पीछे से लीना एक टेजर शॉक देकर डेविड को वहीं बेहोश कर देती है। उधर रेचल हॉस्पिटल पहुंचती है, तभी हेडन उसे कॉल करके बताता है, पुलिस को मेरी वो बंदूक मिल गई है और उन्हें पता चल गया है कि मैं भी इस समय इन्वॉल्व हूँ। हालांकि मेरी मॉम ने पुलिस को बता दिया है कि मेरी गन चोरी हो गई थी। रेचल का नाम इस सब में सामने ना आए, इसलिए हेडन अपने घर की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर देता है। हॉस्पिटल में रेचल अपनी बहन शेरिल से मिलती है और उसे गले लगाती है। फिर वो रोनाल्ड से बस एक्सीडेंट को लेकर सवाल करती है। रोनाल्ड चिढ़कर कह देता है कि अगर तुम भी वही बस एक्सीडेंट वाला सवाल पूछने आई हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। रेचल कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बताती है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही लेनी गायब है और FBI ने सोफी को गिरफ्तार कर लिया है। वो ये भी बताती है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि उस रात कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। शेरिल अब शक की नजरों से अपने ही पति को देखकर पूछती है, तुम क्या छुपा रहे हो रोनाल्ड? तब जाकर रोनाल्ड डरने लगता है और रेचल से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना हम सब जेल जाएंगे। शेरिल समझ जाती है कि उसका पति सच छुपा रहा है, लेकिन फिर भी रोनाल्ड झूठ बोल देता है कि मैं उस रात तुमसे बस मिलना चाहता था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उधर डेविड जो बदला लेने आया था अब खुद बुरी तरह फंस चुका था। काइल उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी डेविड को बचाने के लिए वहां वार्डन का बेटा एडम पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एडम का असली धोखेबाज चेहरा सबके सामने आता है। वो काइल से कहता है, प्लान में थोड़ा चेंज आया है, निकी खुद डेविड से बात करना चाहता है, इसलिए अपनी बंदूक नीचे करो। इधर हॉस्पिटल में शेरिल अपनी बहन रेचल से बात करते हुए पुरानी बातें बताती है कि उसे और डेविड को बच्चा करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। काफी ट्रीटमेंट के बाद उसकी तो उम्मीद भी खत्म हो गई थी, लेकिन आखिरकार वो प्रेग्नेंट हुई और मैथ्यू उनकी जिंदगी में आया। लेकिन तब तक उसके और डेविड के बीच पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो चुका था। वो बस सिर्फ एक माँ बाप बनकर रह गए थे। शेरिल बताती है, उस रात बस एक्सीडेंट हुआ था, ये बोलकर रोनाल्ड ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। फिर यहाँ आने पर बताया कि मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया है और वो मुझे कॉफी पर ले गया। मैंने भी हाँ कह दिया क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करता था। वो खुद को दोष देने लगती है कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई क्योंकि वो उस वक्त किसी दूसरे आदमी के साथ कॉफी पी रही थी। तभी रेचल उसे अपने दोस्त वाले पार्क की वो फोटो दिखाती है जिसके बैकग्राउंड में मैथ्यू जैसा लड़का था। रेचल एकदम हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हेडक्वार्टर पहुंचकर एजेंट देव चोपड़ा रिपोर्ट बताता है कि काइल इस वक्त निकी की बेटी लीना के घर पर है। उधर सोफी को कस्टडी में रखा गया था। मैक्स उन पर चिल्लाकर पूछता है, आखिर आपने पहले हमसे झूठ क्यों बोला कि लेनी कहाँ है? आपको पुलिस का डर नहीं है तो फिर किसका डर है? क्या लेनी ने डेविड को इस समय फंसाया है? मैक्स उन्हें समझाता है कि अगर आपको सच में लगता है कि डेविड बेकसूर है और उसका बेटा जिंदा है तो हम सब डेविड को वापस ला सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। बस आपको बताना होगा कि डेविड और लेनी कहाँ हैं। सोफी रोते हुए कहती है, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे लगता है लेनी को वो लोग ले गए। मैक्स पूछता है कौन? तो वो बताती है निकी फिशर। मैक्स तुरंत सारा को ये सब बताता है तो सारा कहती है, तो फिर आप अब ये सुनिए। साल 2016 में निकी का बेटा लियम मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और उसे गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर खुद लेनी और फिलिप थे। सजा के महज 3 महीनों के अंदर ही दूसरे कैदियों ने जेल में लियम को मार दिया था। शायद निकी इसी वजह से लेनी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है। मैक्स पूछता है, तो फिर निकी ने तभी लेनी को क्यों नहीं मार दिया? इतने सालों बाद वो उसके पीछे क्यों आया? दूसरी तरफ जो टीम काइल पर नजर रखे हुए थी वो हेडक्वार्टर बताती है कि काइल के साथ डेविड भी है और वहाँ 2 और आदमी भी हैं जिनके पास हथियार है और खुद एडम भी उनके साथ हैं। ये सुनकर मैक्स और सारा तुरंत वहाँ के लिए निकलते हैं। इधर रेचल और हेडन एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। रेचल अपने फोन में अम्यूजमेंट पार्क की फोटोज देख रही होती है। एक फोटो के बैकग्राउंड में उन्हें पेन इंडस्ट्रीज का एक बैनर दिखता है जिसने उस दिन पूरे पार्क को रेंट पर लिया था। वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि हेडन की मॉम गर्ट्रूड की है। रेचल बोलती है, जरूर उस समय कोई कॉर्पोरेट फोटोग्राफर वहाँ फोटो खींचने आया था, क्या तुम मुझे उन फोटोज की एक्सेस दिला सकते हो? हेडन मान जाता है, मगर उन्हें नहीं पता था कि दूर खड़े ड्राइवर स्टीवन की नजर उन दोनों पर बनी हुई थी। वो पल पल की खबर गर्ट्रूड को देता रहता है। ये सुनते ही गर्ट्रूड स्टीवन को रेचल को रास्ते से हटाने का ऑर्डर देती है और कहती है, मेरे बेटे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उधर निकी के ठिकाने पर जाते समय गाड़ी
में डेविड अपने धोखेबाज दोस्त एडम से पूछता है, तुम्हें हमेशा से सब कुछ पता था? मैं 5 साल से जेल में सड़ रहा था और तुम यहाँ उस कमीने निकी फिशर के लिए काम कर रहे थे। एडम बोलता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। निकी बस तुमसे सीधे बात करना चाहता है। काइल मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन हम सबको पता है कि वहाँ असल में क्या होने वाला है। तभी सारा और मैक्स को पता चलता है कि वो लोग बेलमोंट की तरफ जा रहे हैं। मैक्स को याद आता है कि वहाँ पर तो एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप है, यानी कि वो सब वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन पकड़कर भागने वाले हैं। एडम और बाकी सबको लेने के लिए निकी का प्राइवेट जेट वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग भाग पाते हैं, सारा और मैक्स ठीक उनके पीछे पहुँच जाते हैं और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गन फाइट शुरू हो जाती है। डेविड एडम से कहता है, मुझे किसी भी तरह उस प्लेन के अंदर जाना ही होगा। जैसे ही प्लेन की सीढ़ी खुलती है, डेविड और एडम उसकी तरफ दौड़ लगाते हैं। सारा उन पर गोली चलाने वाली थी कि तभी काइल पीछे से आकर मैक्स को गोली मार देता है। गुस्से में सारा पलटकर काइल पर गोली चला देती है, जिससे कि काइल वहीं ढेर हो जाता है। अब सारा धर्म संकट में फंस चुकी थी। वो भागते हुए डेविड का पीछा करे या अपने पापा मैक्स की जान बचाए। वो तुरंत तड़पते हुए मैक्स के पास जाती है और कंट्रोल रूम से मेडिकल टीम भेजने के लिए बोलती है। इधर प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। इसके बाद का सीन फ्लोरिडा का दिखाया जाता है, जहाँ डेविड के सामने खुद खूंखार गैंगस्टर निकी फिशर आता है और वो डेविड के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। कहानी 10 साल पहले जाती है और हम निकी फिशर को देखते हैं जो अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने के लिए आते हैं। डॉक्टर के बाहर जाते ही निकी फूट फूट कर रोने लगता है और लियम का लॉकेट देखता है। फिर प्रेजेंट में जहां निकी डेविड को टॉर्चर कर रहा था, वो डेविड को मार देने की धमकी देता है। उसके जाने के बाद डेविड अपने दोस्त एडम से पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? एडम कहता है, मुझे नहीं पता। निकी डेविड को अपने साथ ले जाता है और उसे दिखाता है कि उसने वहां पर मतलब कैलिफोर्निया में अपने शहर का एक तरह का सेट बना लिया था अपने बेटे की याद में, क्योंकि ये सारी जगह उसके बेटे की फेवरेट हुआ करती थी। वो कहता है कि उसके बेटे के मरे 10 साल हो चुके हैं। इसके बाद निकी डेविड को उसके डैड लेनी से मिलवाता है। बाप बेटे गले लगते हैं और फिर बैठकर बात करते हैं। निकी डेविड से पूछता है, क्या लेनी एक अच्छा पिता है? डेविड बोलता है, हाँ। लेनी पूछता है, आखिर हमें यहाँ क्यों रखा गया है? निकी उसे धमकाते हुए बोलता है कि अनजान बनने का नाटक बंद करो। लेनी को पीटा जाता है तो डेविड पूछता है कि तुम लोग को क्या चाहिए? निकी कहता है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, पर वो तो नामुमकिन है। 10 साल पहले लियम की एक बार में झड़प हो गई थी। असल में उसने एक लड़के को मार दिया था। उस हादसे को देखने वाले 10 लोग थे जिनको निकी ने पैसे देकर खरीद लिया था। पुलिस सारे चार्जेस हटाने को तैयार थी, लेकिन 2 डिटेक्टिव तैयार नहीं थे, लेनी और फिलिप, जो किसी भी तरह लियम को सजा दिलाना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने नकली सबूत बनाए और लियम को मैसाचुसेट्स करेक्शनल जेल भिजवा दिया, जहां उसे मार दिया गया। अब निकी डेविड से पूछता है कि अब तुम बताओ, अपने बेटे को बचाने के लिए क्या करोगे? क्या कुर्बान करोगे उसके लिए? डेविड कहता है, कुछ भी। तो वो लोग लेनी पर बंदूक तान देते हैं। दूसरी तरफ सारा अपने पापा मैक्स को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। उसे मिलने के लिए एजेंट जूलिया आती है। सारा बताती है कि सर्जरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन हालत स्टेबल है। वो पूछती है, क्या तुमने प्लेन को ट्रेस किया? जूलिया बताती है, प्लेन को ट्रेस करते हुए हमारे लोग मायामी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन लैंड होते ही वो प्लेन खाली मिली। सारा भड़कने लगती है क्योंकि काम ठीक से हो नहीं रहा था और उसके पापा की भी हालत काफी खराब थी। इस बात पर जूलिया कहती है, इसलिए एजेंसी परिवार के 2 मेंबर्स को एक साथ कभी काम पर नहीं रखना चाहती। मैक्स तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं, अपने पार्टनर की तरह मानता था, इसलिए बेटी बनना बंद करो, पार्टनर की तरह बर्ताव करो, घर जाओ, फ्रेश होकर वापस आओ। सारा को डिटेक्टिव म्यूलर का मैसेज आता है कि उसे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पता चली है जो वो मिलकर बताना चाहता है। दूसरी तरफ निक्की बताने लगता है कि लियम के मरने के बाद उसने फिलिप और लेनी को मारने की सुपारी दी थी। तभी उसे मिलने के लिए एडम आया था एक ऑफर लेकर। अगर निक्की उन दोनों की जान बख्श देता है तो बदले में एडम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की जानकारी निक्की फिशर के परिवार को देगा। जैसे ही निक्की लेनी पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है, एडम निक्की पर बंदूक तान देता है। लेनी अपने बेटे को समझाता है, वैसे भी मैं कैंसर से मर जाऊंगा, तुम्हारे लिए फैसला बहुत आसान है। आखिरी फैसला निक्की डेविड के मुंह से सुनना चाहता था और डेविड अपने पापा का सैक्रिफाइस देने के लिए मान जाता है। मरने से पहले लेनी डेविड से बोलता है, अपने बेटे को बताना कि उसका ग्लव्स उसके कमरे में ही है, वो जमकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करे। लेकिन निक्की लेनी को मारता नहीं, बंदूक हटा लेता है। निक्की साफ कह देता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम सच में बेकसूर हो या नहीं। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तुम अपने बाप को कुर्बान कर दोगे, यही मैं देखना चाहता था। डेविड हैरान होकर बोलता है, मतलब तुम्हारे पास मेरा बेटा नहीं है? निक्की बोलता है, मैं बच्चों को किडनैप नहीं करता। दूसरी तरफ रेचल पेन इंडस्ट्रीज के फोटोज को देखने लगती है और फोटोज खींचने वाले का उसे नाम और नंबर मिलता है। वो कॉल लगाती है क्योंकि फोटो नंबर 109 के बाद
डायरेक्ट 113 था, मतलब कि 3 फोटोज गायब थे। रेचल वही 3 फोटो फोटोग्राफर से मंगवाती है और अपना ईमेल आईडी दे देती है। तभी उसे मिलने के लिए शेरिल आती है, जो अब उस फोटोग्राफ को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो बोलती है मेडिकल एग्जामिनर ने उस रात कहा था कि बॉडी उसके बेटे की थी। रेचल बोलती है हो सकता है सैंपल के साथ छेड़छाड़ की गई हो। शेरिल पछता रही है कि उसने कोर्ट में अपने पति डेविड को क्या कुछ नहीं बोल दिया था। रेचल बोलती है मैं जब उससे मिलने गई थी सबसे पहले उसने तुम्हारे बारे में पूछा। निकी डेविड को जाने के लिए बोलता है और उम्मीद करता है कि उसका बेटा उसे मिल जाएगा। डेविड उसी से पूछता है तुम बताओ मैं कैसे ढूंढूं उस आदमी को जिसने मेरे बेटे को उठाया है। निकी बोलता है मैं तुम्हारी जगह होता तो इतने सीधे तरीके से नहीं सोचता। ये मामला एकदम प्लान्ड है, कैलकुलेटेड, सोच समझकर की गई साजिश। मैथ्यू को चुना गया था। निकी बोलता है वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं था। पीछे से लेनी कहता है वो शेरिल का भी बेटा था। निकी सलाह देता है तुम खुद से वो सवाल पूछो जिसके जवाब से तुम डरते हो। बाहर जब डेविड अपने पापा से बात कर रहा था तब एडम आकर बताता है कि निकी का प्लेन तुम्हें वापस बॉस्टन छोड़ देगा, लेकिन लेनी अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। एडम अपने दोस्त से कहता है अगर तुम फिलिप से मिलो तो कह देना कि वो भी एक अच्छे पिता थे। रेचल कॉल पर हेडन से बात कर ही रही होती है कि तभी स्टीवन उसे मारने के लिए बंदूक लेकर उसके घर के अंदर घुस जाता है। हेडन रेचल के घर आने वाला था। कॉल रखते ही स्टीवन गोली चला देता है और रेचल जान बचाकर खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और भागने के लिए खिड़की का कांच तोड़ देती है। ये सुनते ही घर के बाहर तैनात एक ऑफिसर अलर्ट हो जाता है, मगर घर के अंदर स्टीवन रेचल पर हमला कर देता है। ऑफिसर जैसे ही घर के अंदर आता है उसके सिर पर गोली लग जाती है और वो मर जाता है। रेचल दरवाजा खुला हुआ देखकर बाहर भागती है और तभी हेडन उसे लेने के लिए आ चुका था, तो वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बाद में रेचल हेडन को बताती है कि कोई आया था मुझे मारने के लिए और उसने एक पुलिस वाले को गोली मार दी। हेडन ये सुनकर उसके लिए बहुत घबराने लगता और कहता है जो पुलिस वाले को मार सकता है वो रुकने वाला नहीं है और अब मैथ्यू को ढूंढना बंद करो और दिमाग से काम लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। तभी उसे डेविड का कॉल आता है जो बताता है कि वो बॉस्टन वापस आ रहा है और वो प्लेन में ही है। वो बता देता है कि उसका बेटा निकी फिशर के पास नहीं है, वो शुरू से गलत थे। सोफी और फिलिप एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शेरिल वहां पहुंच जाती है। वो उनको बताती है कि उसने भी वो फोटो देखा जिसमें उसका बेटा नजर आ रहा था। वो कहती है कि अब उन्हें किसी भी तरह साबित करना होगा कि जो लड़का उन्हें मैथ्यू के बिस्तर पर मिला वो कोई और था। फिलिप बोलता है उस रात जो सैंपल मिला था वो स्टोरेज में रखा होगा, हमें बस मैथ्यू का डीएनए चाहिए था कि हम उसे कंपेयर कर सकें। शेरिल तुरंत पहले हेयर कट के दौरान काटा गया मैथ्यू का थोड़ा सा बाल संभाल कर रखी थी, वही निकालकर वो फिलिप को दे देती है और उस पहले हेयर कट को याद करती है। दूसरी तरफ स्टीवन जिसके पास डिटेक्टिव का बैच है, डिटेक्टिव बनकर गवाही देता है और कहता है जब मैं घर के अंदर आया तो ये ऑफिसर मरा हुआ था और मेरे ऊपर डेविड ने हमला किया। इधर हॉस्पिटल में आखिरकार मैक्स को होश आता है। सारा बताने लगती है कि प्लेन मायामी में लैंड हुआ लेकिन उसके अंदर डेविड नहीं था। मैक्स अपनी बेटी से पूछता है मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। सारा कहती है जूलियाना मुझे हटा रही है और शायद अब मुझे सिएटल वाला पोजीशन भी नहीं मिलने वाला। सारा अपने पापा को मौत के नजदीक देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो अब बस अपने पापा के साथ समय बिताना चाहती थी। मैक्स अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम बेकार में इतना डर रही हो। मैक्स रोते हुए कहता है जब मैंने तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दिया मुझे पता है सबसे ज्यादा दुख तुम्हें हुआ था क्योंकि तुम तब बहुत छोटी थी, इसलिए अब मैं तुम्हें दोबारा दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तुम सिएटल जाओ या फिर कहीं और जाओ, हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ लैंड करने के बाद डेविड रेचल से मिलता है, फिर वो दोनों हेडन की गाड़ी से निकलते हैं। गाड़ी में बहुत सोचने के बाद वो कहने लगता है कि वो और शेरिल बच्चा करने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने डोनर से मदद लेने की भी कोशिश की और वो डेविड के पीठ पीछे फर्टिलिटी क्लिनिक चली गई थी। डेविड को लगता है कि शायद शेरिल ने तब कोई प्रोसीजर करवा लिया था। रेचल बोलती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। डेविड बोलता है लेकिन शेरिल हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेती है, उसका प्रेग्नेंट ना होना प्रॉब्लम था और डोनर सोल्यूशन था। रेचल हैरान होती है और पूछती है तो तुम्हें लगता है उस डोनर ने मैथ्यू को किडनैप कर लिया। डेविड बोलता है ऐसा ही लगता है। देव चोपड़ा सारा को डिटेक्टिव म्यूलर की फाइल दिखाता है। मैक्स फाइल देखता है और वो भी हैरान था। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि रेचल के घर पर ऑफिसर रैमीरेज की हत्या कर दी गई और उसका आरोप डेविड पर लगाया जा रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में काली रेंज रोवर के बारे में ऑफिसर को पता चल जाता है जो कि रेचल के घर के बाहर देखी गई थी और वो गाड़ी हेडन पेन नाम से रजिस्टर्ड है। गाड़ी में रेचल डेविड को बताती है कि कोई उसके घर में घुस आया था और उसे मारने की कोशिश की और उसने पुलिस वाले को भी मार दिया और अब पुलिस को लगता है गोली चलाने वाले तुम थे। डेविड फर्टिलिटी क्लिनिक जाने वाला था। रेचल पूछती है तो तुम्हें क्लिनिक का नाम याद है? डेविड बोलता है बर्ग रिप्रोडक्टिव। ये सुनते ही हेडन बोलता है ये तो पेन मेडिकल ग्रुप का हिस्सा है। इसके बाद तीनों क्लिनिक पहुंच जाते हैं। वीकेंड है इसीलिए क्लिनिक खाली थी। हेडन कंप्यूटर में देखता है तो शेरिल की कोई फाइल
फाइल थी ही नहीं। रेचल बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है डोनर ने डिलीट कर दिया। डेविड बोलता है ऐसा तो हो नहीं सकता जब तक कि उसने यहाँ काम नहीं किया हो। हेडन को याद आता है कि 5 साल पहले कंपनी ने एक डॉक्टर को निकाला था। उन्हें शक था कि वो पेशेंट्स को अपने ही स्पर्म सैंपल से प्रेग्नेंट कर रहा था। उसका नाम था जेकब हेलर। रेचल बोलती है ये खबर तो फ्रंट न्यूज पर आना चाहिए था। वो पूछती है क्या तुम्हारी मॉम ने इसे दबा दिया? हेडन कहता है शायद। रेचल देखती है डॉक्टर जेकब हेलर जनरल हॉस्पिटल में काम करता है। उसने उसे पहले भी शेरिल के साथ देखा था, वही डॉक्टर जो हमेशा शेरिल के पीछे ही पड़ा रहता था। तभी क्लिनिक के बाहर पुलिस पहुंच जाती है तो वो तीनों भागते हैं। हेडन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अकेले बाहर जाता है। डॉक्टर हेलर जैसे ही अपने ऑफिस में आते हैं, स्टीवन उनका इंतजार कर रहा था और वो उससे कहता है कि गर्ट्रूड अब तुम्हें और बचा नहीं सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद कहानी 5 साल पहले जाती है। डॉक्टर हेलर रात के समय गर्ट्रूड से मिलने के लिए जाते हैं। स्टीवन बताने लगता है कि अरेस्ट वारंट निकल चुका है और पुलिस डेविड को अरेस्ट करने वाली है। गर्ट्रूड पूछती है लैब में सब कुछ संभाल लिया? स्टीवन बताता है कि वहाँ काम हो गया, थोड़ा महंगा पड़ा लेकिन डीएनए रिजल्ट से पक्का हो जाएगा कि बिस्तर पर जो लाश मिली वो डेविड के बेटे की ही थी। तभी डॉक्टर हेलर अंदर आते हैं और गर्ट्रूड को एक लिफाफा देते हैं और कहते हैं काम पहले की तरह अच्छे से हो गया, मुझसे इस बार कोई चूक नहीं हुई। गर्ट्रूड बोलती है बहुत अच्छे, तुम्हें बचाने के लिए मैंने पहले बहुत कुछ किया है, इसलिए काम सही से होना चाहिए। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और गर्ट्रूड उस रिपोर्ट को पढ़ती है और फिर उसे जला देती है। इस रिपोर्ट में क्या था? यही तो है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रोनाल्ड से मिलने के लिए रेचल और डेविड आते हैं। रोनाल्ड दोनों को देखकर डर जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है और पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? डेविड बोलता है क्योंकि मेरा बेटा जिसके पास है वो तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर हेलर अपने कंप्यूटर से कुछ फाइल्स डिलीट कर रहा होता है और किसी को फोन करके बोलता है हमें तुरंत निकलना होगा, तुम तैयार रहना। तभी वही औरत थियो से आकर कहती है कि हमें अब घर जाना होगा। हॉस्पिटल में मैक्स हरी सब्जी खाने से मना कर रहे थे क्योंकि वो ये सब खाने से बोर हो चुके थे। तभी सारा वहां पर आती है और चुपके से वो अपने पापा को चीज बर्गर देती है। तभी उसे कॉल आता है और चोपड़ा फोन पर बताता है कि डेविड और रेचल बर्ग रिप्रोडक्टिव क्लिनिक में घुसे थे। मैक्स सोचने लगते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स दोनों को ढूंढ रही है और ये दोनों एक फर्टिलिटी क्लिनिक में घुस रहे थे, आखिर चल क्या रहा है? सारा ये भी बताती है कि हेडन भी उनके साथ है लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मैक्स सारा से कहता है कि तुम जाकर पता लगाओ कि आखिर वो लोग क्या कर रहे थे, मगर वो सारा को सावधान कर देते हैं क्योंकि अगर जूलिया को पता चला कि सारा भी इस केस पर अभी भी काम कर रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सारा जैसे ही निकलते हैं तो डिटेक्टिव म्यूलर मिलते हैं जो अपने केस और डेविड वाले मामले को जुड़ा हुआ मानते हैं। फिर दोनों वहां से निकलते हैं। गर्ट्रूड टीवी पर डेविड वाली खबर को देखती है। तभी स्टीवन आकर बताता है कि हेडन को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसने डेविड और रेचल को बर्ग रिप्रोडक्टिव क्लिनिक में घुसने में मदद की थी। पुलिस स्टेशन में हेडन से मिलने के लिए उसकी वकील आती है जो बताती है कि रेचल और डेविड अभी भी लापता हैं। वकील उसे कागज पर साइन करने को बोलती है। हेडन पहले तो मना करता है क्योंकि उसकी मॉम ने झूठी कहानी बना दी थी पहले ही कि वो रेचल के साथ इन्वॉल्व नहीं है, मगर अब सीसीटीवी कैमरा से साफ हो जाएगा कि हेडन अपनी मर्जी से रेचल और डेविड की हेल्प कर रहा था। उसकी वकील उसे समझाती है तुम बाहर आजाद रहो या जेल में रहो, मुझे तो मेरी फीस मिलती रहेगी, तुम फिलहाल अपने बारे में सोचो और साइन कर दो। रोनाल्ड डेविड को समझाने लगता है कि अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाओगे तो पकड़े जाओगे, पुलिस हॉस्पिटल के बाहर तैनात है। रेचल रोनाल्ड से कहती है तुम तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम्हें तो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज का एक्सेस होगा, बस हमें पुलिस की नजरों से बचाकर ले जाओ। रोनाल्ड फिर भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था लेकिन रेचल उसे बहुत समझाती है कि अगर थोड़ा सा भी चांस है कि मैथ्यू जिंदा है तो हमें यह मौका लेना होगा। इधर गाड़ी में डिटेक्टिव सारा को बताते हैं कि जिस लड़के मार्टिन को वो ढूंढ रहे थे वो मैथ्यू के मर्डर होने से 3 हफ्ते पहले गायब हुआ था। सारा पूछती है लेकिन स्विट्जरलैंड में गायब हुए लड़के का लेना देना यहाँ बॉस्टन में कैसे हो सकता है? डिटेक्टिव बताते हैं कि मार्टिन जिस अनाथालय में था उसे बॉस्टन का ही एक परिवार फंड करता था, पेन फाउंडेशन। सारा हैरान हो जाती है और बोलती है हम लोगों ने तो हेडन पेन को अरेस्ट कर लिया है जो डेविड और रेचल की हेल्प कर रहा था। डेविड का दिमाग घूम जाता है कि अगर पेन फैमिली इस समय इन्वॉल्व है तो आखिर डेविड की वो मदद क्यों कर रहे हैं? डिटेक्टिव बताते हैं मार्टिन को एक बहुत ही अजीब बीमारी थी, MLD मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडायस्ट्रोफी, लेकिन वो सारा से कहते हैं कि तुम जाकर DNA टेस्ट करवाओ, अगर बॉडी MLD के लिए पॉजिटिव निकले तो समझ जाना कि उस रात डेविड के घर में जो बॉडी मिली वो मार्टिन की थी। इससे साफ हो जाएगा कि मैथ्यू जिंदा है और डेविड बेकसूर है। सारा अपने पापा से मदद मांगती है उस बॉडी का DNA टेस्ट करवाने के लिए जो बिस्तर पर मिली थी। इसके बाद सारा और डिटेक्टिव क्लिनिक पहुंचते हैं और वहां उन्हें चोपड़ा मिलता है। चोपड़ा सारा को देखकर बोलता है कि जूलिया को पता चला तुम यहाँ हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
सारा समझ जाती है कि डेविड यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया था और वो कंप्यूटर खंगालने लगती है। उसे पेशेंट रिकॉर्ड मिलता है। उसे समझ आता है कि डेविड ने शेरिल सर्च किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। मतलब कि शेरिल यहाँ कभी आई ही नहीं थी। सारा के हैकिंग स्किल्स को देखकर डिटेक्टिव बोलते हैं, तुम मेरे बहुत काम आती, मुझे तो काफी सारे फायरवॉल्स तोड़ने पड़ते थे। ये सुनकर सारा बोलती है, वार्डन को हर महीने पैसे आते थे REH होल्डिंग्स नाम के कंपनी से, क्या आप उसके बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? डिटेक्टिव बोलते हैं, काम हो जाएगा। इधर हॉस्पिटल पहुंचकर रोनाल्ड दोनों को समझा देता है कि तुम दोनों यहीं बैठो, मैं सर्विस एलिवेटर देख कर आता हूँ, रास्ता साफ होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। यहाँ डेविड अपने बेटे को याद करने लगता है, क्योंकि अब उसे उम्मीद है कि वो समय दूर नहीं जब वो अपने बेटे से मिल पाएगा। तभी रोनाल्ड उन्हें बुलाने के लिए आता है। दूसरी तरफ से वकील हेडन को बाहर निकालती है। बाहर आते ही वो रेचल को कॉल करता है और उसे मैसेज भेजता है। वो कहता है, बाहर आने के लिए मुझे एक सौदा करना पड़ा, मैं अभी अपने मॉम के घर जा रहा हूँ और कुछ दिन के लिए कहीं और निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे कॉल करना। हॉस्पिटल में रोनाल्ड दोनों को सर्विस एलिवेटर में ले आता है, लेकिन रोनाल्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। तभी रास्ते में एक असिस्टेंट रोनाल्ड को देख लेती है। रोनाल्ड किसी तरह बात को संभालता है और बच निकलता है। रोनाल्ड डेविड और रेचल को एक कमरे में रुकने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। रेचल देखती है हेडन का एक वॉइस मैसेज आया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव म्यूलर सारा को कॉल करके बताते हैं कि गर्ट्रूड पेन REH होल्डिंग की सिग्नेटरी नहीं है और न ही कॉर्पोरेट फाइल में उनका कोई नाम दिख रहा है। वो अकाउंट 2 दिन पहले ही खाली करके बंद कर दिया गया था और जो पैसा है वो शायद बॉस्टन के ही एक बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट दी गई थी। सारा बोलती है, जो भी डिटेल्स है भेज दीजिए, मैं FBI से बाकी का देख लूंगी। लेकिन डिटेक्टिव बोलते हैं कि ऑफशोर बैंकिंग एक बहुत ही ग्रे एरिया है और वैसे भी ये सब कोर्ट में चलेगा नहीं। सारा सोचती है, तो फिर हम गर्ट्रूड को इस सब से कैसे जोड़ेंगे? डिटेक्टिव उनसे कहते हैं, कम से कम हम उसे डरा तो सकते हैं ताकि वो सच उगल सके। हॉस्पिटल में रोनाल्ड को एक और फीमेल असिस्टेंट मिलती है जो रोनाल्ड को देखकर बोलती है, आज तो आपकी छुट्टी थी। रोनाल्ड बोलता है, मैं बस डॉक्टर हेलर से मिलने के लिए आया था। असिस्टेंट बताती है, वो तो आज सुबह ही चले गए। फिर वो तुरंत जाकर स्पीकर पर अनाउंस करती है और डॉक्टर हेलर को एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करने को बोलती है, लेकिन हेलर तो घबराकर भाग रहे थे। वो जैसे ही बाहर निकलने ही वाले थे, रोनाल्ड उन्हें पकड़ लेता है और बोलता है, आपसे कुछ बात करनी है। हेलर भागने वाले थे। रोनाल्ड उनसे कह देता है, मुझे पता है बर्ग रिप्रोडक्टिव क्लिनिक में क्या हुआ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं सिक्योरिटी को अलर्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ जूलियाना हॉस्पिटल में मैक्स से मिलने के लिए पहुंचती है, जो कि थोड़ा नाराज थी क्योंकि मैक्स ने जूलिया से पूछे बगैर DNA टेस्ट का ऑर्डर दे दिया था। मैक्स बहाना बनाने लगता है एनेस्थेसिया का असर अभी तक गया नहीं। जूलिया साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हारी बेटी अभी भी काम कर रही है तो कह देना रुक जाए और मुझे रिपोर्ट करे, वरना तुम दोनों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैक्स जूलियाना को रोकता है और कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ जेल से भागे हुए कैदी का मामला है? जो तुम समझ रही हो ये उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा है और सारा ने सब कुछ पहले ही समझ लिया था, इसलिए बेहतर होगा कि उस पर भरोसा करो। जूलिया कुछ नहीं सुनना चाहती और बोल देती है कि अब से सारा सस्पेंडेड है। इधर हॉस्पिटल में शेरिल डेविड से मिलने के लिए आती और उसे गले लगाती है और अब वो माफी मांगती है। शेरिल बोलती है, मैंने सुना तुम लोग डॉक्टर हेलर से मिलने के लिए आए थे, वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। शेरिल कहती है, उसने कोई प्रोसीजर नहीं कराया और वो हेलर से नहीं बल्कि लेडी डॉक्टर से मिली थी क्लिनिक में। वो बताने लगती है, बर्ग क्लिनिक जाने के एक दिन बाद ही टेस्ट में पता चला वो प्रेग्नेंट है, मतलब कि वो क्लिनिक जाने से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इससे साफ होता है कि मैथ्यू डेविड का ही बेटा है। सारा वहां शेरिल से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। रोनाल्ड सारा को संभालने के लिए आता है और बोलता है उसकी पत्नी अभी सर्जरी के लिए गई हुई है और कुछ घंटों में आ जाएगी। सारा मुस्कुराती और बोलती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सीधे सीधे बता दीजिए शेरिल कहाँ है, वरना आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। रोनाल्ड कहता है, मैं नहीं बता सकता, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हेडन जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ गर्ट्रूड डिटेक्टिव म्यूलर से बात कर रही थी। गर्ट्रूड अपने बेटे को बताती है, डिटेक्टिव एक गुमशुदा बच्चे के बारे में बात करने आए थे जो हमारे जेनेवा अनाथालय से गायब हो गया। उसका नाम था मार्टिन, 5 साल पहले गायब हुआ। डिटेक्टिव बताते हैं, मुझे एक नया सबूत मिला है, इसलिए मैं स्विट्जरलैंड से अमेरिका आया क्योंकि जो मुझे नया सबूत मिला वो मेरे केस को यहाँ बॉस्टन में हुए एक मर्डर से जोड़ता है, मैथ्यू नाम के बच्चे के मर्डर से। और वो बताती है कि उसने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को अरेस्ट कर लिया है। मैक्स ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम फिलहाल सस्पेंडेड हो और तुम ऐसे अरेस्ट कर रही हो सबको। जूलियाना तुम्हें हटाना चाहती है। जूलिया को DNA टेस्ट के बारे में पता है, इसलिए हर जगह अपना बैच दिखाकर काम करना बंद करो। मगर सारा कहाँ रुकने वाली थी। वो सर्वेलेंस रूम में जाती और ID दिखाकर बोलती है, मुझे इस फ्लोर के पिछले 1 घंटे की सारी फुटेज देखनी है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव म्यूलर गर्ट्रूड को बताते हैं कि उन्हें लगता है उस रात मैथ्यू के घर में जो बॉडी मिली वो मार्टिन की थी।
हेडन पूछता है आपके पास कोई सबूत है? डिटेक्टिव कहते हैं मिल जाएगा, क्योंकि मार्टिन को एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो FBI एक DNA टेस्ट कर रही है उस खून का जो उन्हें क्राइम सीन पर मिला था। रिपोर्ट आने पर साफ हो जाएगा कि उस रात जो बॉडी मिली वो मार्टिन की थी। गर्ट्रूड एकदम हक्की बक्की रह जाती और पूछती है इस सब का मुझसे क्या लेना देना? डिटेक्टिव बोलता है आपके अनाथालय से गायब हुआ एक लड़का आपके शहर में मरा हुआ मिला। आपको नहीं लगता कि आप पर शक करना सही है? गर्ट्रूड उल्टा डिटेक्टिव से कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के मौत से मेरा नाम जोड़ने की? वो डिटेक्टिव को जाने को बोलती है। तभी डिटेक्टिव वहां गर्ट्रूड के स्वर्गीय पिता की फोटो देखता है जिनका नाम था रॉबर्ट एडवर्ड हेरोल्ड, मतलब REH, जो कि REH होल्डिंग्स वाली कंपनी से मेल खा रहा था। इस पर गर्ट्रूड मुस्कुराकर बोलती है शायद इत्तेफाक होगा। हॉस्पिटल में डेविड बताने लगता है कि उसे क्लिनिक में शेरिल की कोई भी फाइल नहीं मिली, शायद किसी ने डिलीट कर दिया था। शेरिल तब बताती है कि उसने अपना नाम नहीं बल्कि रेचल का नाम इस्तेमाल किया था और वो उसे माफी मांगने लगती है कि मुझे तुम दोनों को बताना चाहिए था। रेचल सोचती है तो फिर डोनर को कैसे पता चलेगा कि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया? डेविड समझ जाता है कि जरूर कोई क्लिनिक का ही आदमी है, कोई है जो इतना जानता है कि वो नामों का हेर फेर कर सके। डेविड समझ जाता है कि असल में टारगेट शेरिल थी ही नहीं, टारगेट थी रेचल। डोनर चाहता था रेचल प्रेग्नेंट हो जाए, शेरिल नहीं। तभी रेचल का फोन बजता है और उसे वही अम्यूजमेंट पार्क वाली 3 बची हुई फोटो आती है। फोटो देखने पर उसे हेडन नजर आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। असल में वो मैथ्यू जैसा दिखने वाला बच्चा जिससे ब्लू शर्ट वाले आदमी के साथ चल रहा था, वो असल में कोई और नहीं बल्कि हेडन ही था। यहाँ डिटेक्टिव म्यूलर सब कुछ समझने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, हेडन पत्थर से उनका सिर फोड़ देता है और डिटेक्टिव को मार डालता है। यानी असल में विलन गर्ट्रूड नहीं बल्कि उसका बेरहम बेटा हेडन था और मैथ्यू उसी के पास है। इतने में उस कमरे में सारा आ जाती है और वो डेविड और रेचल को अरेस्ट कर लेती है। कहानी फिर से 5 साल पहले जाती है और हम अंधेरी बारिश वाली रात में हेडन को गाड़ी में देखते हैं। उसकी गाड़ी के पिछले सीट पर मैथ्यू सोया हुआ था। हेडन मैथ्यू को लेकर अपने घर आ जाता है। गर्ट्रूड ये देखकर पूछती है ये कौन है? हेडन बोलता है ये मेरा बेटा है। गर्ट्रूड घबराकर पूछती है आखिर तुमने क्या कर दिया? प्रेजेंट में डिटेक्टिव को मारने के बाद हेडन हाथ धोता है और फिर तैयार हो जाता है। वो कमरे में जाकर मैथ्यू से मिलता है और गले लगाता और कहता है मैं, तुम और दादी एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। मैथ्यू मतलब कि थियो पूछता है क्या हम फिर से घर बदल रहे हैं? क्या हम वापस आएंगे? हेडन कुछ नहीं बोलता, बस कहता है जल्दी से पैकिंग कर लो। यहाँ सारा को रेचल समझाने की कोशिश करती है कि डेविड का बेटा जिंदा है और वो हेडन के पास है। वो शुरू से ही हमें गुमराह कर रहा था और अब वो शहर छोड़कर भाग रहा है, इसलिए उसने मुझे वॉइसमेल भेजा था। अगर वो भाग गया तो मैथ्यू दोबारा कभी नहीं मिलेगा। डेविड सारा से कहता है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस रात मुझे जो बॉडी मिली थी वो मैथ्यू की नहीं थी। सारा कहती है मुझे पता है, बल्कि मार्टिन नाम का एक बच्चा था जो कि पेन परिवार के एक अनाथालय से गायब हो गया था, वो भी स्विट्जरलैंड से। ये सुनकर सब हैरान थे। गर्ट्रूड थोड़ी डरी हुई थी मगर स्टीवन उसे कहता है कि डिटेक्टिव की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है पर FBI कभी भी पहुंच सकती है। भागने से कुछ भी नहीं होगा, केस दोबारा खुल जाएगा और आप और आपका बेटा जिंदगी भर भागते रहेंगे। गर्ट्रूड पूछती है तो फिर हमारे पास और क्या रास्ता है? स्टीवन कहता है अब सबको लगने लगा है मैथ्यू जिंदा है। सोचिए अगर वो जिंदा ना हो तो ऐसा होने से आपके और आपके बेटे का नाम सामने नहीं आएगा और आप दोनों को भागना नहीं पड़ेगा। हेडन अपनी माँ से मिलने आता है तो वो अपने बेटे से कहती है कि डिटेक्टिव सब कुछ जानता था, इसलिए तुमने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। शेरिल अब अपने बेटे को पाना चाहती थी। सारा कहती है मैं सस्पेंडेड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। शेरिल बाहर पुलिस से मदद लेना चाहती है लेकिन डेविड उसे कहता है अगर हेडन ने पुलिस को देख लिया तो वो घबरा जाएगा, पता नहीं फिर वो हमारे बेटे के साथ क्या करेगा। रेचल बोलने लगती है हमें अभी निकलना होगा। रेचल प्लान बनाती है कि हेडन हमेशा से चाहता था कि रेचल भी उसके साथ चले, इसलिए वो उसके पास जाकर यही बोलेगी कि वो तैयार है, मगर इसमें रिस्क तो है। इसके बाद वो अपने दोस्त एडिटर जिम को कॉल करती है और उसे एक काम देती है। इसके बाद सब हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं और सारा उन्हें बता देती है कि रोनाल्ड को उसने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जल्दी वो उसे छोड़ देगी और वो डेविड को बोलती हथकड़ी लगाने के लिए ताकि लोगों को लगे कि सारा ने उसे अरेस्ट किया है। जाने से पहले शेरिल डेविड से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था और मैंने काफी बुरा भला तुम्हें कहा भी है। डेविड बोलता है वो सब पास्ट है, फिर वो तुरंत निकल जाता है अपने बेटे को लाने। इसके बाद ग्लोब न्यूज में दिखाया जाता है कि पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार कर लिया है। हेडन ये न्यूज देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी उसे रेचल का कॉल आता है। वो डरने का नाटक करती है और कहती है मैं और डेविड हॉस्पिटल गए थे लेकिन वो पकड़ा गया।
मैं किसी तरह भाग गई। अब कहाँ जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। रेचल बोलती है तुम कह रहे थे ना कि हम दोनों कहीं चल सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हेडन तुरंत उसे अपने मॉम के घर बुलाता है। गर्ट्रूड अपने बेटे पर चिल्लाती है कि तुम बेवकूफ हो, इस लड़की के पीछे पागल क्यों हो। हेडन बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ कहती है प्यार और पागलपन में फर्क होता है, एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगी। वो समझाती है कि अगर उसने लड़के को देख लिया तो क्या वो समझ नहीं जाएगी कि मैथ्यू उसी का भतीजा है। तभी वहाँ पर मैथ्यू मतलब थियो आता है और पूछता है ये मैथ्यू कौन है। दोनों किसी तरह बात को संभालते हैं और लड़के को वहाँ से भेज देते हैं। गर्ट्रूड अपने बेटे से बोलती है रेचल आए तो कह देना कि तुम उसकी मदद नहीं कर पाओगे। रेचल घर पहुंचती और हेडन को गले लगाती है, मगर अब हेडन साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रेचल समझ जाती है कि गर्ट्रूड ने कहा ऐसा करने को। रेचल डरते हुए कहने लगती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है, कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, मैं बस एक नई शुरुआत चाहती हूँ। हेडन उसे अपने घर के अंदर लाता है और रेचल वॉशरूम के लिए चली जाती है। सारा डेविड के साथ होती है। तभी मैक्स का कॉल आता है लेकिन सारा कॉल काट देती है। मैक्स अब घबराने लगता है और वो उठने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके बदन में दर्द होने लगता है। शेरिल तुरंत आकर बताती है कि आपकी पार्टनर सारा डेविड के साथ निकल चुकी है मेरे बेटे को ढूंढने के लिए। मैक्स गुस्सा होने लगता है तो शेरिल उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे इस सब के पीछे पेन परिवार है और हेडन है। फिर वो एक सबूत दिखाती है जो फिलिप ने डीएनए टेस्ट किया था, जो साबित करता है कि उस रात जो खून मिला वो मैथ्यू का नहीं था। मतलब मुकदमे के समय जो सबूत पेश किया गया वो सब झूठ था। डेविड सच में बेकसूर है और मैथ्यू जिंदा है, इसलिए प्लीज हमारी मदद करिए। रेचल मैसेज करती है और लिखती है कि मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ। गर्ट्रूड फिर से अपने बेटे पर चिल्ला रही होती है। तभी स्टीवन आकर बता देता है कि डेविड गिरफ्तार हुआ ही नहीं है, ना वो पुलिस के पास है और ना FBI के पास। पता नहीं न्यूज कंपनी ने यह खबर क्यों चलाई। हेडन को अब रेचल पर शक होने लगता है। गर्ट्रूड जानती थी कि डेविड भी यहीं आने वाला है। वो कहती है उसे आने दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के लिए दोनों को मार डालेंगे। डेविड और सारा एक जंगल के पास पहुंचते हैं और रेडी होने लगते हैं। तभी सारा रेचल का मैसेज देखती है जिसमें लिखा था कि वो घर के अंदर चली गई है और घर में हथियार बंद गार्ड्स हैं। डेविड रिक्वेस्ट करता है मेरी हथकड़ी खोल दो। हेडन रेचल के साथ प्यार का नाटक करता है और उसका मोबाइल ले लेता है और सारे मैसेजेस देख लेता है। वो उसका फोन तोड़ देता है। रेचल ये देखकर डर जाती है। सारा जैसे ही घर के अंदर आती है गोलीबारी शुरू हो जाती है। जूलिया मैक्स पर चिल्लाती है कि सारा से कहो वो जो भी कर रही है रुक जाए, वो सस्पेंडेड है। मैक्स से रहा नहीं जाता और वो बता देता है कि डीएनए टेस्ट करवाया गया था और उससे पता चला कि उस रात जो बॉडी हमें मिली वो मैथ्यू की नहीं थी। जूलिया बोलती है कि इससे साबित नहीं होता कि हेडन ही किडनैपर है। मैक्स चिल्लाकर बोलता है कम से कम ये तो पता चला डेविड बेकसूर है और ये बहुत पहले ही पता चल गया होता अगर तुमने केस में टांग नहीं लड़ाई होती। वो उससे कहता है तुम्हारे पास जितने भी एजेंट हैं उन्हें तुरंत पेन परिवार के घर पे भेजो। दूसरी तरफ घर पर रेचल पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। हेडन कहता है मैं तो बस घर बसाना चाहता था तुम्हारे साथ, और तब मुझे पता चला कि तुम बर्ग रिप्रोडक्टिव क्लिनिक चली गई थी अपना परिवार स्टार्ट करने, लेकिन वो तुम नहीं थी। उसकी असिस्टेंट ने सब कुछ बताया था जो वहाँ उस वक्त वहाँ ऑफिस मैनेजर थी और हेलर ने सेट किया था कि डोनर हेडन होगा। हेडन बस ये करना चाहता था ताकि वो और रेचल माँ बाप बने, लेकिन बाद में उन्हें सच पता चला कि वो असल में रेचल का सैंपल नहीं बल्कि शेरिल का था। हेडन ये बात को भूल चुका था, लेकिन तभी एक बार रेचल ने हेडन को 4 जुलाई के सेलिब्रेशन में अपने परिवार से मिलने ले गई और वहीं हेडन ने मैथ्यू को देखा और तभी से उसके मन में बाप बनने की इच्छा जाग गई। रेचल पूछती है और उस बच्चे का क्या जिसको तुमने मार दिया। हेडन बोलता है मार्टिन वैसे भी अपनी बीमारी से मरने ही वाला था। गर्ट्रूड वहां पर आती है और ताना मारते हुए कहती है कम से कम तुम्हें मेरे बेटे का सच पता तो चल गया। इधर डेविड और सारा गार्ड्स को मारकर अंदर आते हैं। रेचल हेडन को सच बता देती है कि मैथ्यू तुम्हारा बेटा नहीं है क्योंकि शेरिल क्लिनिक जाने से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने पैटर्निटी टेस्ट भी करवाया था जिससे पता चल जाएगा। गर्ट्रूड कहने लगती है बकवास बंद भी करो, मैथ्यू हमारे परिवार का ही बच्चा है। हेडन कंफ्यूज हो जाता है और अपनी माँ की तरफ देखता है क्योंकि उसने पैटर्निटी रिपोर्ट देखा ही नहीं था। अब अपनी माँ से वो पूछता है क्या वो बच्चा मेरा ही है। गर्ट्रूड कहती है जो जवाब सुन ना सको वैसे सवाल भी मत पूछो। डेविड थियो के कमरे में पहुंच जाता है और उस बच्चे को देखता है जो डर के मारे कोने में छुपा हुआ था। डेविड बच्चे के पास जाता है और उसके खिलौने को राइनो कहकर बुलाता है। थियो हैरान हो जाता है, पूछता है आपको इसका नाम कैसे पता। डेविड बोलता है क्योंकि मैंने ही तो तुम्हारे लिए खिलौना खरीदा था जब तुम 3 साल के थे। तभी यहाँ पता चलता है वही रिपोर्ट जो गर्ट्रूड ने जला दिया था वही असल में पैटर्निटी रिपोर्ट था।
जिसमें ये लिखा हुआ था कि यह बच्चा हेडन का नहीं था। गर्ट्रूड नहीं चाहती थी कि सच उसके बेटे को पता चले। हेडन अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। गर्ट्रूड अपने बेटे से कहती है कि तुम हमेशा से कमजोर थे, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हेडन को अपनी माँ की दया नहीं चाहिए थी। वो तुरंत अपनी माँ को गोली मार देता है। डेविड और सारा मैथ्यू को लेकर भाग रहे थे, तभी हेडन रेचल के सिर पर बंदूक लगाकर बाहर आता है और कहता है मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। सारा उसे बंदूक नीचे करने को बोलती है। मैथ्यू सामने आ जाता है और हेडन से कहता है इन्हें छोड़ दो, मैं आपके साथ चलूंगा। हेडन रेचल को धक्का देता है और बच्चे को पकड़ लेता है और गाड़ी में बैठाता है और भाग निकलता है। लेकिन सारा गोली चलाकर पीछे का दोनों टायर पंचर कर देती है। हेडन जैसे ही बंदूक लेकर बाहर निकलता है, दूसरे दरवाजे से मैथ्यू निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। हेडन बच्चे को ढूंढने जंगल की तरफ जाता है। डेविड वहां पर आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। सारा बंदूक लेकर आती है और उसे रुकने को बोलती है। हेडन कहता है मैं बस एक परिवार स्टार्ट करना चाहता था। रेचल बोलती है वो तुम अभी भी कर सकते हो, इस बच्चे को जाने दो। हेडन बच्चे की तरफ पलट कर देखता और कहता है तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और वो जैसे ही रेचल की तरफ गोली चलाने वाला था, सारा हेडन पर गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर देती है। डेविड घायल पड़ा हुआ था, लेकिन वो राहत की सांस लेता है कि आखिरकार उसने अपने बेटे को ढूंढ लिया। कहानी कुछ समय आगे जाती है। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक बड़ी खबर छपती है कि डेविड ने आखिरकार अपने उस बेटे को ढूंढ निकाला जिसे 5 साल से मरा हुआ समझा जा रहा था। रेचल ने इस पूरी घटना पर फाउंड नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें उसने इस खौफनाक साजिश का सारा सच लिख डाला था। डेविड पर लगे सारे केस हटाकर उसे छोड़ दिया गया था। शेरिल की बात करें तो वो रोनाल्ड के साथ ही है और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। डेविड की गैर कानूनी तरीके से मदद करने के चक्कर में एडम को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, लेकिन अब वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है। मैक्स के रिटायर होने के बाद सारा अब अपने डैड की जगह बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है। आज से ठीक 1 हफ्ते पहले लेनी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन मरने से पहले उन्हें अपने पोते मैथ्यू के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिल गया था। आखिरी सीन में डेविड अपने बेटे से मिलता है। मैथ्यू बोलता है लेनी दादाजी जाने से पहले मुझे 4 जुलाई के सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे। सच बताऊं तो मुझे तो वो सब याद भी नहीं है, मगर वो बहुत बीमार थे इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे याद है। मैथ्यू अब धीरे धीरे अपने असली परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, जिसे धीरे धीरे ये पूरा परिवार एक बार फिर से साथ आ चुका था। ये देखकर डेविड मन ही मन ये कसम खाता है कि वो अब दोबारा अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने देगा। अगर उसका बेटा कभी भटक भी गया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा और उसे वापस लेकर आएगा, चाहे मैथ्यू दुनिया के किसी भी कोने में हो। और इसी के साथ ये बेहतरीन और सस्पेंस से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।